रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतिम टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिनमें हम लोग गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसका स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सेल के टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ और अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर का स्टडी किए थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, तो हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का डिटेक्शन करता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस कम होगा। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है, इसका रेजिस्टेंस कम है, उसका रेजिस्टेंस अधिक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे दिखाते हैं? जी द्वारा, जैसे कल हम लोग पढ़े थे। अगर इसमें मैक्सिमम करंट IG हो और इसे ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका वोल्टेज क्या हो, जो कितने वोल्टेज का मेजरमेंट कर सके? मैक्सिमम V वोल्टेज का। तो यहां पे गैल्वेनोमीटर का रेंज क्या होगा? 0 से लेकर के IG तक ये रेंज होगा। इतना रेंज का एक गैल्वेनोमीटर इतने करंट को मेजर कर सकता है, 0 से लेकर IG तक को, लेकिन IG से ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकता है। अगर ये मैक्सिमम V वोल्टेज को मेजर कर सके वोल्टमीटर, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर के V तक। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है कि IG रेंज के गैल्वेनोमीटर को V रेंज के वोल्टमीटर में चेंज करना है। तो अगर वो V रेंज कहेगा तो समझ जाएंगे कि ये V से कम वोल्टेज को मेजर कर सकता है, मतलब 0 से लेकर V तक के वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकता है। अगर यहाँ पे कह दे IG रेंज का गैल्वेनोमीटर, तो समझ जाएंगे 0 से लेकर IG तक का करंट मेजर कर सकते हैं। लेकिन केवल IG रेंज नहीं होगा, 0 से लेकर के IG तक। क्वेश्चन में क्या देगा? IG रेंज के गैल्वेनोमीटर को V रेंज के वोल्टमीटर में चेंज करना है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका जो रेंज होगा 0 से लेकर IG तक होगा, इसका जो रेंज होगा 0 से लेकर V तक होगा। हेंस यह 0 से लेकर I तक करंट मेजर करेगा और यह 0 से लेकर V तक वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हाई रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। इसका रेजिस्टेंस IG है, इसका शंट है, तो इसे S एज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही ये वोल्टमीटर बन जाएगा क्या? V। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। एज्यूम कर लेते हैं कि मैक्सिमम V वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकता है, तो यही ये जो V सिंबल दिखा रहे हैं यही तो है। तो यही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा V, और यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? IG। कितना करंट फ्लो कर रहा है? IG। तो कह दीजिए यहाँ पे V इक्वल टू क्या लिखेंगे? V इक्वल टू IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RG प्लस S हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये जो कॉम्बिनेशन है V के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो IG को इधर भेज देते हैं, तो V अपान IG इक्वल्स टू RG प्लस S। तो यहाँ से S की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा? RG को इधर कर देते हैं, V अपान IG माइनस RG। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इस शंट का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो शंट कनेक्टेड किए हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यहाँ पे कहेगा कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेंज क्या है? 5 मिली एम्पियर है, मतलब ये 0 से 5 मिली एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है। इसका रेजिस्टेंस गिवन रहेगा RG इक्वल टू 100 ओम, और कह देगा इसको ऐसे वोल्टमीटर में चेंज करना है जिसका जो कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है? मैक्सिमम 500 वोल्ट तक, जिसका रेंज क्या हो? 500 वोल्ट। तो क्या करेंगे? यहाँ पे G है, इसमें कितना करंट फ्लो कर सकता है? IG इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। यहाँ पे RG की वैल्यू भी गिवन है, RG इक्वल टू कितना है? 100 ओम। और अगर इसे
वोल्टमीटर में चेंज करना है तो एक शंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये दोनों मिलकर किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, वोल्टमीटर V के, और V कितना मेजर कर सकता है, 500 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो V आएगा वो 500 वोल्ट होगा। तो V इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, IG RG प्लस S, IG RG प्लस S। और यहाँ पे V की वैल्यू कितना गिवन है, 500। तो 500 इक्वल टू IG कितना है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। RG की वैल्यू 100 है और प्लस यह S है, स्मॉल s कर देते हैं, 5 जैसा लग रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे, ये 5 100 हो जाएगा अपॉन 10 टू दी पावर -3 इक्वल टू 100 प्लस s। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 5 इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा, 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा, 100 प्लस s। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 माइनस 100 इक्वल टू s। मतलब एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना दे करके कैसा क्वेश्चन देगा, क्या देगा, जैसे जो गैल्वेनोमीटर है उस पर कुछ डिविजन्स बने रहेंगे, ऐसे 0 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे डिविजन्स बने रहेंगे, 4 5 ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि इस पे 100 डिवीजन बने हुए। तो कहेगा किसी गैल्वेनोमीटर में पर एम्पियर करंट पे 5 का डिवीजन ऑब्टेंड होता है, पर मिली, और ऐसे दे सकता है पर मिली एम्पियर करंट पे करंट पर जो डिवीजन हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे एक नीडल लगी रहेगी, तो पर मिली एम्पियर पे जो इसका डिवीजन हो रहा है 5 डिवीजन डिफ्लेक्शन ऑब्टेंड हो रहा है। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर देगा तो इसमें 5 का डिवीजन मिलेगा। ये जो नीडल है 5 डिवीजन डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे देगा, किसी गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर जब करंट, 1 मिली करंट का जो मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो इसमें 5 का डिफ्लेक्शन ऑब्टेंड होगा। कितने का, 5 का। और कहेगा इस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। कितने का है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 100। तो इसका हम लोग सबसे पहले रेंज फाइंड कर लें कि टोटल डिफ्लेक्शन में कितना करंट फ्लो करना पड़ेगा। 5 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए हमें 1 मिली एम्पियर, तो 100 डिवीजन के लिए एज्यूम कर लेते हैं मिली एम्पियर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5I इक्वल टू 100, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर। तो डायरेक्टली इसका रेंज नहीं देगा, ये 0 से लेकर 20 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली एक गिवन था कि कितना मेजर कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन कभी कभी ये डायरेक्टली ना दे करके कह देगा कि 1 मिली एम्पियर पर 5 का डिवीजन होता है, तो इसका रेंज उसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग का IG फाइंड हो जाएगा यहाँ से, या फाइंड हो जाएगा। बाकी पहले जैसा इक्वेशन बनाएगा कि इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो इसे 500 वोल्ट के वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस कुछ होता है, लेकिन अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, या आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। तो कह दिया जाए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कैसे हम लोग अमीटर में चेंज करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो क्या करते हैं, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। एज्यूम कर लेते जैसे ऐसे, मान लिया गैल्वेनोमीटर है, क्या है गैल्वेनोमीटर, इसमें IG करंट जा रहा था, कितना करंट फ्लो कर रहा था, IG। इसको हमें अमीटर में चेंज करना है, तो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, इसको बोलेंगे शंट S। क्या बोलेंगे, शंट S। तो इसमें जो IG करंट जा रहा था, इस IG में से कुछ करंट इधर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे रेंज क्या है, IG है, तो इसमें I करंट अगर भेजें, ऐसा करंट फ्लो कराएंगे कि ये अपने डिफ्लेक्शन के बराबर करंट ले ले।
इसका जो रेंज है 0 से IG करंट इससे पास हो सके तो इसमें IG करंट फ्लो करा दिए। अब जो I करंट जा रहा है उसमें से IG इधर चला गया तो I माइनस क्या बच जाएगा IG, यह करंट इससे होकर जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदल रहे थे तो भी यहाँ पे शंट ऐड कर रहे थे, लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। यहाँ पे जो पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, यह और यह दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसका रेजिस्टेंस Rg है, क्या है Rg, तो कह दीजिए Vg इक्वल टू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू Vs, यस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे Ig इंटू Rg इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे I माइनस Ig इंटू क्या लिखेंगे S। यहाँ से अगर S की वैल्यू फाइंड करना हो तो फाइंड कर लेंगे हम लोग। S इक्वल टू क्या हो जाएगा Ig Rg अपान I माइनस Ig। तो यहाँ से हम लोग S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, S की वैल्यू। इस पे क्वेश्चन कैसे कहेगा, यहाँ पे I क्या है, रेंज ऑफ अमीटर, और Ig क्या है, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो कहेगा कि अगर क्वेश्चन में 5 मिली एम्पियर के गैल्वेनोमीटर को जिसका रेजिस्टेंस कितना है Rg इक्वल टू 100 ओम, 1 एम्पियर के अमीटर में चेंज करना। अमीटर का रेंज कितना है 1 एम्पियर, मतलब इसको कन्वर्ट करके इसमें लाना है। यहाँ पे G दिया है, इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है Ig इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर ले लेते हैं, 0.5 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर सकता है 0.5 एम्पियर। अब कह रहा है इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसका रेजिस्टेंस दिया है Rg इक्वल टू 100 ओम, इसको 1 अमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट ऐड करेंगे, यस Rg है और यस है, और जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो कह रहा है कि I इक्वल टू 1 एम्पियर होगा। क्या होगा, I इक्वल टू कितना एम्पियर के एमीटर में चेंज करना है 1 एम्पियर के। तो 1 एम्पियर में से 0.5 तो इसमें चला गया Ig, बाकी जो बच जाएगा I माइनस Ig वह यस के थ्रू जाएगा। तो ये दोनों G और यस दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Vg इक्वल टू Vs, Vg इक्वल टू यहाँ के Ig इंटू Rg इक्वल टू क्या लिखेंगे I माइनस Ig इंटू एस, I माइनस Ig इंटू एस। तो Vg की वैल्यू कितना है, Ig की वैल्यू 0.5, Rg 100, यहाँ पे I है 1 माइनस 0.5 इंटू एस है। तो यहाँ से हम लोग ये 50 हो जाएगा इक्वल टू ये 0.5 इंटू एस, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो 50 अपान 0.5 इक्वल टू एस कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 100 ओम। तो 100 ओम के शंट को जब चेंज करें इसमें कनेक्ट कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 एम्पियर के अमीटर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम के चारों साइड के अक्रॉस, 4 साइड के अक्रॉस 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके एक ऐसा सर्किट तैयार किए जिसमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम होने पर चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, P Q
R, यहाँ पे S, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट करते हैं, यह A होता है, B होता है, C होता है और ये D होता है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर G। तो जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम में होता है, इसमें रहता है इक्विलिब्रियम में, तो इससे करंट जीरो हो जाता है। पहली कंडीशन क्या होता है? Ig इक्वल टू जीरो, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो G के थ्रू करंट कितना हो जाएगा? जीरो। और सेकेंड कंडीशन क्या होगा? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। थर्ड, जब इसमें करंट जीरो हो जाएगा तो इन दोनों का पोटेंशियल आपस में VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? VD हो जाएगा। इस सिचुएशन में अगर गैल्वेनोमीटर को हटा दिया जाए तो इसके इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम में है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाएगा? जीरो। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S हो जाएगा। इसमें P और Q को रेशनल साइड बोलते हैं। कौन सी साइड बोलते हैं? P एंड Q को बोलते हैं रेशनल साइड, इनमें रेशनल साइड, और R को नोन साइड कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। S को बोलते हैं अननोन साइड या रेजिस्टेंस। इन दोनों में रेशियो हम लोग को मालूम रहता है। P और Q में रेशियो मालूम होता है। S को हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज कर सकते हैं, और R को हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज कर सकते हैं, और S वह रेजिस्टेंस होता है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। इनको रेशनल साइड बोलते हैं, इसको नोन बोलेंगे, इसको अननोन बोलेंगे। साथ ही साथ अगर व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वह इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो ही नहीं करेगा, केवल करंट ऐसे पास होते हुए इधर से इधर चला जाएगा, अगेन एक करंट इधर से पास होते हुए इधर आ जाएगा। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पे चाहे रेजिस्टेंस हो या गैल्वेनोमीटर हो, उसके इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दें, इसको यहाँ पे कर दें, E को, अगर हम लोग E और G को आपस में इंटरचेंज कर दें, E और G को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो भी इसके इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या होगा? 6 नंबर पॉइंट में देखते हैं हम लोग, अगर इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में, और ये दोनों भी किस में होंगे? सीरीज में। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे P प्लस Q, और इन दोनों को R प्लस S, और यह पूरा साइड इस पूरे साइड के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम लोग इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये संभावना ना हो, ये ना हो, इक्विलिब्रियम में ना हो, P बाई क्यू इज ग्रेटर देन क्या हो जाए? R बाई S। P बाई क्यू इज ग्रेटर देन R बाई S हो जाए तो यह इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। उस सिचुएशन में किसका वोल्टेज अधिक? अगर इधर का रेशियो अधिक है तो इधर का वोल्टेज अधिक हो जाएगा, ऊपर वाला रेशियो अधिक है तो नीचे वाले पॉइंट का वोल्टेज VD इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? VB। इस सिचुएशन में करंट D से किधर फ्लो करे? क्योंकि पोटेंशियल करंट जो होता है अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, तो D से किधर फ्लो करेगा? B की ओर। और अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर P बाई क्यू से बड़ा क्या हो जाए? R बाई S, तो इधर का अगर रेशियो बड़ा है तो इधर का पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, VB इज ग्रेटर देन VD। और इस सिचुएशन में अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर करंट फ्लो करेगा, हेंस B से D की ओर। अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तब तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। लेकिन अगर यह रेशियो बराबर ना हो तो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, उस सिचुएशन में इन दोनों का वोल्टेज इक्वल नहीं होगा और इन दोनों से करंट फ्लो करेगा। अब कह दिया जाए कि इसकी सेंसिटिविटी सबसे अधिक कब होती है? तो इसकी सेंसिटिविटी सबसे अधिक तब होती है जब इन दोनों चारों साइड का
रेजिस्टेंस क्या हो जाए इक्वल, P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S हो जाए, तो इसका सेंसिटिविटी मतलब ये सबसे अच्छा काम करेगा उस समय। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी ऐड कर दे, ये 5 ओम ले ले, ये 10 ओम ले ले, और ये 20 ओम, 30 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दे 50 ओम का। कितने ओम का, 50 ओम का। कहेगा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो P बाई क्यू, ए P हुआ, Q हुआ 5/10 इक्वल टू R बाई S 20/30, 20 बाई इसको 40 ले लेते हैं, 20 बाई क्या कर देते हैं 40। तो ए भी 1/2 और ए भी 1/2 इक्विलिब्रियम में है। अगर इन दोनों P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S सबसे पहले चेक करेंगे, अगर ये इक्वल आ गया तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और यह इनइफेक्टिव हो जाएगा, मतलब इसे यहाँ रहने दे या न रहने दे, इसका कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन में इसके रेजिस्टेंस को इस सर्किट के लिए काउंट नहीं करेंगे। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 5 + 10 इक्वल टू 15 ओम। इधर यह दोनों सीरीज में होंगे, तो R2 इक्वल टू 20 + 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 इक्वल्स टू 1/50 + 1/60 इक्वल टू 60। अगर एलसीएम ले लें तो ये 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 5/60 1/R इक्वल टू, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/5 इक्वल टू 12 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 ओम। इसको डायरेक्टली ऐसे ना देकर कुछ और सर्किट के रूप में ऐसे दे सकता है। कैसे, ये जिम कर लेते हैं, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर देगा और कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। ये दे देगा 2 ओम, ये दे देगा 4 ओम, ये दे देगा 3 ओम, और ये दे देगा 6 ओम, और ये 10 ओम दे देगा, और ये 12 ओम दे देगा। और कहेगा यहाँ पे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो जिनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना रहता है, वहाँ क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं ऐसे अपनी तरफ से, और देखते हैं करंट किससे किस में फ्लो करेगा। तो इसका करंट सीधे यहाँ पे चला जाएगा, यह इसका करंट इधर, इसका करंट हो सकता है इसमें आए या इसका करंट इसमें जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इसका करंट तो सीधा इसमें चला जाएगा, लेकिन इस सर्किट के लिए थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई किस प्रकार करंट फ्लो कर रहा है, कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है इसमें। तो यहाँ पे अगर फाइनली हम लोग चेक करें तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, यह इनइफेक्टिव क्यों, 2/4 इक्वल टू 3/6, ए भी 1/2, ए भी 1/2, तो ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, 12 ओम क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका करंट सीधे इसमें चला जाएगा, इधर फ्लो नहीं करेगा, इसका करंट सीधे इसमें चला जाएगा, इसमें फ्लो नहीं करेगा, या इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो 2 ओम और 4 ओम किस में है, सीरीज में। R इक्वल टू हो जाएगा 2 + 4 इक्वल टू 6 ओम, और यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम अगेन किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 3 + 6 इक्वल टू 9 ओम। नेक्स्ट ये 12 ओम, अब ये 10 ओम, 9 ओम और ये 6 ओम किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो R3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10 ओम, तो 1/R, R1 R2 R3, R1 R2 R3, क्योंकि ये तो इनइफेक्टिव हो गया है, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो यहाँ से 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/6 + 1/9 + 1/10। तो यहाँ से 1/R इक्वल टू हो जाएगा 90, एलसीएम ले लेंगे, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करके R की वैल्यू हम लोग
फाइंड कर लेंगे। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम लोग देखते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज जो होता है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के पर बेसिस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस को अधिक एक्यूरेसी के साथ फाइंड किया जाएगा। इसमें क्या होती हैं? एल शेप की दो ब्लेड्स होती हैं, एल शेप। इसमें इसके बीच में एक स्ट्रेट ब्लेड होता है, अगेन इधर एल शेप की एक ब्लेड होती है, और इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर देते हैं, जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करते थे। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पे उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। और इन दोनों इंड के बीच 1 मीटर लंबा मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का वायर होता है। किसका वायर होता है? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को ऐड करते हैं मिडिल वाली ब्लेड से जी को। किसको कनेक्ट करेंगे? गैल्वेनोमीटर को। और यहां से हम लोग अनडिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ना हो। तो मीटर ब्रिज में क्या होगा? एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा जिसे आर कहेंगे, और यह वह रेजिस्टेंस होगा जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना रहेगा। इसमें मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन की 1 मीटर लंबी वायर होती है, और इसमें 3 ब्लेड्स होंगी, 2 एल शेप की होंगी। कॉपर ब्लेड्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। और यहाँ पे मिडिल वाली ब्लेड से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का मतलब कितना है? 100 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लेंथ x है। अनडिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में जब कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है उस समय इसकी लेंथ कितना? a b, और इसको x एज्यूम कर लेते हैं, तो ax स्मॉल x ऑब्टेंड होगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 100 माइनस x सेंटीमीटर ऑब्टेंड होगा। कितना होगा? 100 माइनस x सेंटीमीटर ऑब्टेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वाला कैपिटल ए हो, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो? रो। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये P होगा, ए वाला पोर्शन P और ए Q, तो P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। तो P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? रो इंटू इसकी लेंथ कितना हुआ? x बाई, इसको L एज्यूम कर लेते हैं, यह L होगा तो 100 माइनस L, तो रो इंटू L बाई ए। ये जो वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A, और इधर जो Q होगा वो कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो एक ही वायर है तो सेम रहेगा, तो इसकी लेंथ कितनी है? 100 माइनस L बाई ए। तो यहाँ से हम लोग P और Q की वैल्यू भी, जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा उस सिचुएशन में यह इक्विलिब्रियम में होगा। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या लिखेंगे? P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो P की वैल्यू यहाँ पे कितना है? रो इंटू एल बाई ए अपन Q की वैल्यू कितना है? रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए इक्वल्स टू आर बाई एस। तो यहाँ रो और रो कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एल अपान 100 माइनस एल इक्वल्स टू हो जाएगा आर बाई एस। तो यहाँ से हम लोग एस की वैल्यू कितना कैलकुलेट कर देंगे? 100 माइनस एल अपान एल इंटू आर। यहाँ पे लेंथ को हम लोग स्केल द्वारा मेजर कर लेंगे। आर जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें हम लोग मालूम रहता है, तो यहाँ से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस एस को फाइंड कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यहाँ पे एक मीटर ब्रिज बना सकता है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस यूज किया गया है। यहाँ पे कहेगा यस की वैल्यू क्या होगी, जबकि जो अनडिफ्लेक्शन पॉइंट जो यहाँ पे मिला है वो 60 और 40 मिला है। कितना है? 60 और 40। तो हम लोग जानते हैं ए P होगा, ए Q होगा, ए R होगा, या S होगा।
तो हम लोग जानते हैं P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। एल की वैल्यू कितना है 60/A, और Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। एल की वैल्यू कितना है 40/A, रो इंटू एल बाई ए इक्वल टू R बाई एस। R की वैल्यू कितना है 4 ओम, और S की वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे। रो और रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 60/40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/S। इसको स्मॉल s कर ले रहे हैं, 5 लग रहा है, स्मॉल s इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल s इक्वल टू 16/6 ओम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं। अब जो आ जाएगा वो होगा पोटेंशियोमीटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग कई क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। पहला क्या, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF फाइंड कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं, अमीटर अथवा वोल्टमीटर का इंड करेक्शन कर सकते हैं। फाइनली इसमें अगर कोई करेक्शन करना हो तो उसे भी हम लोग पोटेंशियोमीटर के द्वारा कर सकते हैं। तो यह एक साथ कई काम कर सकता है, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। कौन कौन से काम कर सकते हैं हम लोग, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, किसी सेल का EMF फाइंड कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग अमीटर और वोल्टमीटर का इंड करेक्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं होता क्या है। पोटेंशियोमीटर जो होता है, क्या, पोटेंशियोमीटर इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का 1 से 4 मीटर लंबा वायर होता है। इसमें जनरली 4 या 12 मीटर लंबा वायर होता है, जिसे 1-1 मीटर के लेंथ में काटकर लकड़ी के एक फ्रेम पर एक दूसरे के पैरेलल रखकर कॉपर के ब्लेड द्वारा उनके एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है उसका वायर 4 मीटर लेंथ का है। कितने मीटर लेंथ का है, 4 मीटर लेंथ का है। तो क्या करेंगे, इसे 1-1 मीटर के लेंथ में कट करेंगे, और जैसे व्हाइट बोर्ड है इसी प्रकार लकड़ी का एक फ्रेम रहेगा, उस पर इसे चारों को एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे, ऐसे 1 2 3 और 4, और इनके इंड को क्या करेंगे, कॉपर प्लेट द्वारा जोड़ देते हैं, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। हालांकि सिल्वर का सबसे कम होता है, लेकिन सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर महंगी धातु होती है, कॉपर सस्ती होती है। तो यहाँ पे मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का ए वायर रहता है 4 मीटर लेंथ का, 1-1 मीटर लेंथ में काटकर इसे लकड़ी के एक फ्रेम पर एक दूसरे के पैरेलल रखकर कॉपर प्लेट से जोड़ देते हैं। ये क्या है, कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर। ये ए इंड है और ये क्या है, बी इंड है, किसका, पोटेंशियोमीटर का। तो हर सर्किट में इतना बड़ा दिखाना उचित नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस द्वारा केवल दिखा देंगे। इसका सिंबल ऐसे AB या सिंपली AB द्वारा दिखाएंगे, लेकिन हम लोग अपने दिमाग में इसे याद रखेंगे कि ये ऐसे रहता है। इसको सिंपली A को यहाँ दिखा देंगे और B को यहाँ पे दिखे, एक रेजिस्टेंस के रूप में। और जब इसके द्वारा एक्सपेरिमेंट करना रहता है तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइमरी सर्किट तैयार करते हैं। कौन सा सर्किट, प्राइमरी। और प्राइमरी सर्किट हमेशा याद होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, जो पोटेंशियोमीटर था AB, इसके A इंड को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और B इंड को एक रिहोस्टेट जो करंट को कंट्रोल कर सकता है, एक की से कनेक्ट कर देते हैं। ये प्राइमरी सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है, प्राइमरी सर्किट। अगर इसके द्वारा कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो सबसे पहले प्राइमरी सर्किट को प्रिपेयर कर लेते हैं। प्राइमरी सर्किट कैसे प्रिपेयर करेंगे, पोटेंशियोमीटर के ए इंड को एक सेल ई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और पोटेंशियोमीटर के बी इंड को एक की के और एक रिहोस्टेट
जो करंट को कंट्रोल कर सकता है से जोड़ देते हैं। ये इसका प्राइमरी सर्किट है। अब इस सेल के द्वारा क्या करते हैं, सेल क्यों कनेक्ट करते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोड्यूस करने के लिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब इसका यूनिट लेंथ कितने पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा। एज्यूम कर लेते हैं इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया गया भी, क्योंकि कुछ पोटेंशियल इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस में खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल भी आ गया तो इस भी को कैसे इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का लेंथ कितना है, L है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो डिफाइंड होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू K से रिप्रेजेंट करें, K इक्वल टू V/L, इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपान इसका लेंथ, उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या बताएगा, इसके यूनिट लेंथ पे कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, यूनिट लेंथ पे कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। अब हम लोग देखते हैं जरा पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा सेल कनेक्ट करते हैं और सेल कनेक्ट करते समय ध्यान रखेंगे कि अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो इसका भी क्या हो, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हो, क्योंकि हम इसे इक्विलिब्रियम में लाना रहते हैं। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके और इसमें एक अनडिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, अनडिफ्लेक्शन पॉइंट। इसका EMF E1 एज्यूम कर लेते हैं। अभी अभी हम लोग इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट एज्यूम किए थे कितना, K इक्वल टू V/L, K इक्वल टू V/L। इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में। अगर इसका EMF इन दोनों के अक्रॉस, इसका EMF A और AX के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ जाए। उस सिचुएशन में इसमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि इस सेल का EMF E1 A और X के बीच पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाए तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए G में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि L1 है, इसको स्केल से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो E1 इक्वल टू, इस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, K है, मतलब यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल K ड्रॉप होगा। तो L1 लेंथ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, K इंटू L1। यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, K, तो L1 लेंथ पे कितना ड्रॉप होगा, K इंटू L1। और यहाँ से K की वैल्यू कितना फाइंड कर लेंगे, V/L। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा V/L इंटू L1। यहाँ से V की वैल्यू, E की वैल्यू मालूम रहेगा, एक K की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, L1 इक्वल टू E/L1। यहाँ पे E1 एक ऐसा सेल रहता है जिसका EMF हमें मालूम होता है। सामान्यतः ये वेस्टर्न कैडमियम सेल होता है जिसका EM 0.0184 वोल्ट होता है। ये लैब में यही सेल यूज किया जाता है। तो E1/L से हम लोग इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के फाइंड कर लेंगे। ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने का तरीका है। क्या करेंगे, ऐसा सेल यूज करेंगे जिसका EMF मालूम हो और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल के सामने होना चाहिए, मतलब A पर दोनों करंट फ्लो कराएं। अगर इसका EMF A और X के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा तो G में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, उस समय इसका EMF इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग इसके द्वारा जरा देखते हैं कि किसी सेल का EMF कैसे फाइंड करेंगे। सबसे तो पहले हम लोग इस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट के फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जिस सेल का EMF फाइंड कर, ये प्राइमरी सर्किट हमेशा रहेगा। जब भी इसके द्वारा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो प्राइमरी सर्किट सबसे पहले बना लेंगे। अब जिस सेल का EMF फाइंड करना रहता है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे, की क्या कनेक्ट कर देंगे, की K1, और एक दूसरा सेल कनेक्ट करेंगे और इसके साथ भी एक की यूज कर देंगे। इसका EMF E1 इसका EMF E2 और यहाँ गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट कर देंगे, G, और यहाँ से अनडिफ्लेक्शन पॉइंट एक बार क्या करेंगे, K1 को दबाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अनडिफ्लेक्शन लेंथ कितना मिलता है, L1, मतलब इसमें जिस समय अभी K2 ओपन है, K2 ओपन है, K1 को बंद किए तो ये वाला E1 सेल इस सर्किट में सम्मिलित हो जाएगा। तो जो EMF E1 होगा वह A और AX के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल हो जाएगा।
जब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो E1 किसके इक्वल हो जाएगा, A और X के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, L1 इंटू के, लेंथ L1 है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, K है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1। अगेन K1 को खोल देते हैं और K2 को दबाते हैं तो एक सेल बाहर हो जाएगा सर्किट से और K2 आ जाएगा, और एज्यूम कर लेते हैं इसके द्वारा अनडिफ्लेक्शन जो लेंथ मिलता है वो L2 मिल जाता है। कितना मिल जाता है, Y पर मिलता है, और A लेंथ कितना मिलता है, L2, कितना मिलता है, L2। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें डिफ्लेक्शन इस समय नहीं है जब E1 सेल था तो इसमें डिफ्लेक्शन ना होने की स्थिति में लेंथ कितना मिला था, L1। अब इसको K1 को हटाकर K1 को खोल दिए तो E1 सेल बाहर हो जाएगा, K2 को बंद किए, E2 सेल इसमें सम्मिलित हो जाएगा, तो L1 इंटू के L2 इंटू के इक्वल टू E2 हो जाएगा जब A सम्मिलित होगा तो, क्योंकि इसका EMF अब इस लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इसमें डिवाइड कर देते हैं तो L1 के अपान L2 के इक्वल टू हो जाएगा E1 अपान E2। तो यहाँ से K और K कैंसिल हो जाएगा, L1 अपान L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपान E2। तो इसके हेल्प से L1 अपान L2 इक्वल टू E1 अपान E2 के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल का EMF मालूम रहेगा, दूसरे सेल का EMF फाइंड कर लेंगे, क्योंकि L1 और L2 को हम लोग स्केल द्वारा मेजर कर सकते हैं। अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, किसी भी सेल का इसके द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, R। तो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस बॉक्स R कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक की अगेन लगा देंगे, K1 है, और यहाँ पे क्या रहेगा, K2 रहेगा, यहाँ पे G रहेगा। एक बार क्या करेंगे, K1 को बंद करेंगे। तो जब K1 को बंद करेंगे तो एज्यूम करने थे कि अनडिफ्लेक्शन पॉइंट L1 लेंथ पर ऑब्टेंड हुआ। कितने लेंथ पे ऑब्टेंड हुआ, L1 लेंथ पे। तो इस समय EMF यहाँ पे अप्लाई होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा AX के वह E1 के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे L1 इंटू के इक्वल टू E1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे, K1 और K2 दोनों को एक साथ बंद कर देंगे। जब दोनों को एक साथ बंद करेंगे तो इसका पोटेंशियल टर्मिनल सेल का टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें आ गया, और सेल के साथ अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो सेल का EMF न अप्लाई होकर इसका टर्मिनल पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा इस वायर पर। तो वो लेंथ थोड़ी सी क्या ऑब्टेंड होगी, कम ऑब्टेंड होगी। लेंथ एज्यूम कर लेते कितना ऑब्टेंड हुआ, L2। कितना ऑब्टेंड हुआ, L2। तो यहाँ पे लिखेंगे L2 इंटू के इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब 1 और सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं तो L2 इंटू के इक्वल टू E1 अपान V हो जाएगा। यहाँ से K और K कैंसिल हो जाएगा, L1 अपान L2 इक्वल टू E अपान V। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू हम लोग जानते हैं E अपान V, E1 अपान V माइनस 1 इंटू R। कल हम लोग इसको ड्राइव भी किए थे। तो यहाँ पे E अपान V के प्लेस पे क्या रख देंगे, L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो सेल को कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स को भी कनेक्ट करेंगे उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक बार केवल सेल को इंक्लूड करेंगे तो K1 को बंद करेंगे तो E1 अप्लाई हो जाएगा, जिस समय इसमें डिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा। A और X के बीच लेंथ L1 है तो L1 लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो E1 के इक्वल हो जाएगा। और एक बार K1 और K2 दोनों को बंद कर देंगे तो E के साथ साथ R भी इंक्लूड हो जाएगा। इस सिचुएशन में इन दोनों का अब सेल का EMF नहीं यहाँ पे अप्लाई होगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल अप्लाई होगा। तो लेंथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस स्थिति में A और L2 लंबाई पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह इसके टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल। तो L2 इंटू के इक्वल टू क्या लिखेंगे, भी डिवाइड कर देंगे तो L1 अपान L2 का रेशियो आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का स्मॉल r इक्वल टू E1 अपान V माइनस 1 इंटू R। E1 अपान V के प्लेस पे क्या लिख देंगे, L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। तो इस तरह इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड हो जाए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में E की वैल्यू हमेशा E1 और E2 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए।